आत्मनिर्भर सासू माँ। धर्मपत्नी जी उठिए, चाय पी लीजिए। आज मैंने आपकी पसंद की अदरक और इलायची वाली चाय बनाई है, अपने हाथों से। पीकर जरा बताइए तो कैसी बनी है। अरे यह क्या, आप क्यों चले गए चाय बनाने? मुझसे कह दिया होता, मैं बना लाती आपके लिए। नहीं धर्मपत्नी जी, शायद आज आप फिर भूल गई कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो सोचा क्यों ना आज हम दोनों अपनी सुबह की चाय एक साथ बैठकर पिए, जैसे पहले पिया करते थे। अरे लेकिन बेटे बहू देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सोचेंगे क्या, जो सोचना है सोचे। आप यह बताइए कि चाय कैसी बनी है। वाह, क्या चाय बनाई है आपने। इतना कहते हुए अचानक जैसे ही उनका स्वप्न टूटा, उन्होंने अपने आप को अपने कमरे में अकेले पाया। सुबह के नित्य कर्म को पूरा कर अपने कमरे में अपनी चाय का इंतजार कर रही थी और इंतजार करते हुए आंख लग गई और अपने पति मोहनलाल जी के साथ बिताए मीठी यादों में खो गई थी। कितने सुहाने दिन थे वो। कहाँ चले गए आप मुझे छोड़कर? सुबह के अब 11 बज चुके थे। भूख ने भी दस्तक दे दिया था। सोचा बहू ने अभी तक नाश्ता नहीं दिया, चाय तक भी ना मिला था। सोचा खुद ही रसोई घर से ले लेती हूँ। माँ जी, कुछ चाहिए था आपको? मैं तो रसोई घर में चाय और नाश्ता लेने के लिए आई थी, लेकिन रसोई घर के सभी बर्तन खाली हो चुके हैं। यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं है। जानकी जी ने कहा तो शिखा बोली, लेकिन माँ जी, आज तो पहली तारीख है, बड़े भैया और भाभी आपको लेने आते ही होंगे। मैंने सोचा आपका खाना वहीं बनेगा, इसलिए मैंने आपका नाश्ता तो बनाया ही नहीं। बहू की बातें सुनकर जानकी जी हैरान रह गई। ऐसे क्या देख रही हैं माँ जी? आपका हमारे घर में रहने का समय खत्म हो चुका है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? इतना सुनकर जानकी जी बोली, देखो बहू, बड़ी बहू का सुबह फोन आया था, यह बताने के लिए कि उसे आज कोई जरूरी काम आ गया मायके में, तो आज उसे मायके जाना है, तो वो मुझे आज नहीं रख पाएगी। यह सुनकर शिखा आग बबूला होते हुए बोली, माँ जी, आपके दोनों बेटों और बहुओं ने मिलकर यह तय किया था कि एक एक महीना बारी बारी से हम लोग आपको अपने साथ रखेंगे, और फिर महीने की 1 तारीख को ही ऐसा क्या हो गया जो उन्हें मायके जाना पड़ा। मुझे सब मालूम है। यह सब उनकी चाल है ताकि वह और एक दिन के लिए आपसे छुटकारा पा सके। ठीक है, यदि आप यहाँ एक दिन और ज्यादा रहेंगी तो आप अगले महीने की 2 तारीख को ही यहाँ पर वापस आएंगी। बड़ी भाभी को भी आपको एक दिन ज्यादा रखना पड़ेगा। इतना सुनकर जानकी जी की आंखें आंसुओं से टपटपा गई और वो चुपचाप वहां से अपमान का घूंट पी अपने कमरे में चली गई और अपने पति मोहनलाल जी के तस्वीर के सामने खड़ी हो कहने लगी, अब मैं इन सब पर बोझ बन गई हूँ। आप क्या गए, मेरी तो जिंदगी ही नरक बन गई। अब आपके बेटों बहुओं को एक दिन भी मुझे अधिक रखना बोझ लगता है। बड़ा बेटा लेने नहीं आया तो छोटी बहू ने मुझे नाश्ता भी ना दिया। आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने पास बुला लीजिए ना। बोलते बोलते जानकी जी की आंखों से आंसू टप टप बहे जा रहे थे और फिर कुछ देर बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अब मैं उससे नाश्ता मांगने वाली भी नहीं हूँ। अगर अब वो मुझे खुद से नाश्ता देगी तो मैं खा लूंगी, नहीं तो भूखे पेट ही रह जाऊंगी। वैसे भी भूख प्यास तो मर ही चुकी है। इतना लाचार तो जानकी जी ने स्वयं को अपने पति के जाने के बाद भी महसूस नहीं किया था, जितना आज महसूस कर रही थी। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद छोटी बहू ने काम वाली बाई के हाथ खाना भिजवाया, लेकिन वह खाना आज मुझे किसी भीख से कम नहीं लग रहा। वह सोचने लगी कि इतनी जिल्लत भरे खाने से तो भूखे मर जाना अच्छा है। बैठे बैठे जानकी जी बरसों पुरानी बातें याद करने लगी और सोचने लगी कि जब बड़े बेटे के जन्म के 3 वर्षों बाद मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ था तो सब लोग कितनी बधाई दे रहे थे मुझे। कहते थे तू तो कितनी किस्मत वाली है, 2 बेटों की सेवा पाकर बड़े आराम से बुढ़ापा कटेगा तुम दोनों का। लेकिन आप क्या गए,
मेरी तो जिंदगी ही नर्क बन गई। जब तक हम दोनों साथ थे हमारे बेटे हर बात मानते थे हमारी, और मजाल थी कि दोनों बहुओं के मुंह से कोई गलत बात निकले। लेकिन आपके जाने की देर थी कि दोनों बेटों और बहुओं ने मुझसे पूछे बिना मेरे खाने पीने और रहने का भी बंटवारा कर दिया। एक बार भी मुझसे बात तक नहीं की कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरे रहने और खाने पीने की व्यवस्था कर दी इन लोगों ने। बूढ़ी हूँ पर इच्छाएं तो नहीं मरी। भिखारियों जैसी हालत हो गई है मेरी। जानकी जी की आंखें आंसुओं से सराबोर हो चुकी थी। मोहनलाल जी और जानकी जी ने अपने दोनों बेटों की परवरिश काफी संघर्ष के साथ किया था। वैसे तो मोहनलाल जी की सरकारी नौकरी थी, लेकिन बच्चों की स्कूल की फीस और अपने माता पिता की दवाइयों का खर्च जैसे खर्चों को पूरा कर उनकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाया करती थी। इसीलिए जानकी जी घर के कामों को पूरा कर सिलाई बुनाई और कढ़ाई का काम किया करती थी। इन कामों से कुछ आय हो जाया करती थी, परंतु जब दोनों बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने अपनी माँ को यह सब काम करने के लिए मना कर दिया। जानकी जी भी बिना किसी विरोध के उनकी बात में सहमति दे दी। मोहनलाल जी और जानकी जी ने बहुत परिश्रम करके यह बड़ा सा मकान बनवाया था। बेटों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और दोनों को अच्छी नौकरी भी मिल गई। नौकरी होने के बाद मोहनलाल जी ने अपने दोनों बेटों अमित और सुमित की शादियां करवा दी। शुरू तो दोनों बहुएं भी खूब आदर सत्कार किया करती थी, लेकिन समय का खेल कौन जान पाया है। मोहनलाल जी को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया और वे दुनिया छोड़कर चले गए। वो क्या गए, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। आए दिन दोनों बेटों और दोनों बहुओं में झगड़े होने लगे। मोहनलाल जी और जानकी जी ने जो मकान बड़े अरमानों के साथ बनवाया था, वह मकान आज 2 हिस्सों में बढ़ चुका था और मकान के बढ़ते ही एक माँ के दिल के 1000 टुकड़े हो गए। मकान के बीचों बीच एक दीवार खींची गई। उनके जिस मकान के आगे एक बड़ा सा गेट हुआ करता था, आज उस बड़े गेट के जगह पर 2 छोटे गेट बना दिए गए। अब एक हिस्से में बड़ा बेटा और दूसरे हिस्से में छोटा बेटा रहने लगा। बंटवारा बस घर का ही नहीं, जानकी जी से बिना पूछे दोनों बेटे और बहुओं ने उनका भी बंटवारा कर दिया। अब एक महीना बड़े बेटे के पास और दूसरा महीना छोटे बेटे के पास रहने का फरमान सुना दिया गया और यह भी तय कर लिया गया कि जिसके पास माँ रहेगी उस महीने की पेंशन भी वही बेटा रखेगा। अब तो यह हाल हो चुका था कि एक दिन भी अगर ज्यादा हो जाए तो उन्हें दूसरे दिन चाय नाश्ता तक नसीब न होता। आज जानकी जी बहुत उदास हो चुकी थी। सोचने लगी कि हर महीने जो पेंशन आती है वो सारा का सारा बेटे ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रही हूँ। अब जानकी जी बड़े बेटे और बहू के घर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ भी उनकी उदासी, उनका अकेलापन दूर करने वाला कोई नहीं था। जानकी जी अक्सर पार्क में शाम को टहलने के लिए जाया करती थी। बस यही वो जगह था जहाँ वो अपना अकेलापन कुछ पल के लिए दूर कर पाती थी। आज जब वो पार्क में टहलने पहुंची, वहाँ उनका महिला मित्र मंडल ग्रुप तीर्थ यात्रा करने जाने का प्रोग्राम बना रहा था। जानकी, तुम भी चलो ना हमारे साथ, उनकी एक मित्र प्रभा जी ने कहा। तो उनकी बात सुनकर जानकी जी को ऐसा लगा जैसे उनके दिल की बात किसी ने कह दी। सोचने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने अपने छोटे बेटे के सामने तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा जाहिर की थी, तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ऐसा कहकर उनके छोटे बेटे ने उनकी तीर्थ यात्रा की बात को टाल दिया था। मन मारकर उन्होंने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस बार जब महिला मित्र मंडली का प्रोग्राम बन रहा था तो जानकी जी खुद को रोक न पाई और अपनी सहेली से कहने लगी, प्रभा, बहुत वर्षों से मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी तीर्थ यात्रा पर जाऊं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार मैं अपने बड़े बेटे अमित से बात करके फिर बताऊंगी। लेकिन जब उन्होंने घर पर आकर अपने तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा जाहिर की तो
बड़े बेटे ने जो जवाब दिया उसकी कल्पना जानकी जी ने की ही नहीं थी। माँ, कितनी बेवजह खर्च की बात कर रही हैं आप। देखती हैं कि घर में कितने सारे खर्चे हुआ करते हैं और कितना फालतू विचार है आपके दोस्तों का। इस उम्र में घर पर रहकर भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान तो हर जगह कन कन में है और फिर जगह जगह उन्हें ढूंढने जाने का क्या मतलब। जानकी जी समझ नहीं पा रही थी कि उनके बेटे ने इस तरह का जवाब उन्हें कैसे दे दिया और सोचने लगी कि यही उम्मीद होता था जो आए दिन कुछ न कुछ बहाना करके फिजूल के खर्च के लिए उनसे पैसे मांगता रहता था। लेकिन सब कुछ जानते समझते हुए भी उन्होंने कभी कोई रोक टोक अपने बेटों पर नहीं लगाई थी। लेकिन आज जब उन्होंने अपनी एक प्रबल इच्छा जाहिर की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए, तो इतना कुछ सुना दिया उनके बेटे ने। जानकी जी बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन जानकी जी जब शाम को पार्क गई तो उनकी दोस्त प्रभा ने पूछा, जानकी, तू चल रही है ना हम लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर? तो जानकी जी ने थोड़ा हिचकते हुए फीकी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे नहीं प्रभा, इस बार तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी, कुछ जरूरी काम आन पड़ा है और बेटे बहू का भी कहीं जाने का प्लान बन रहा है। इस बार तुम लोग हो आओ, अगली बार मैं पक्का चलूंगी। चल छोड़ जानकी, तेरा तो बार बार ऐसा ही बहाना होता है। तू हम लोगों के साथ कभी बाहर घूमने जाना ही नहीं चाहती। प्रभा का ऐसा जवाब सुन जानकी जी से ना रहा गया और उन्होंने उदास मन से अपनी मजबूरी कह सुनाई। तुम लोग सभी सोचती हो कि मैं बहाने मारती हूँ, तुम लोगों के साथ जाना नहीं चाहती, पर क्या बताऊं, मेरा भी मन करता है तुम लोगों के साथ जाना, घूमना फिरना। पर जब मैंने अपने बेटों से बात की तो ऐसा लगा जैसे मैं कोई भीख मांग रही हूँ। तू बहुत खुश नसीब है प्रभा, जो तेरा बेटा तीर्थ स्थान पर जाने के लिए तुझे पैसे दे देता है। अरे नहीं जानकी, मेरा बेटा बहू भी तेरे ही बेटे बहुओं जैसे हैं। पहले मुझे भी हर चीज के लिए अपने बेटे पर ही निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन फिर मैं अपनी जिम्मेदारियां खुद ही निभाना शुरू कर दिया। मैं अपनी खुशियों ख्वाहिशों के लिए उनसे दया की आशा क्यों रखूं? आज मैं अपने मन की मालकिन हूँ। लेकिन प्रभा, तू तो कोई नौकरी नहीं करती, फिर इतना सब कुछ अकेले कैसे कर लेती है? तो मुस्कुराते हुए प्रभा ने जवाब दिया कि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था। आज इसी शौक के कारण मैं अपनी सारी जरूरतें पूरी कर पाती हूँ। अपने पोते के सहयोग से मैंने अपना एक YouTube चैनल खोला और देखा न जाने कितनी ही बुजुर्ग महिलाएं आज अपना चैनल बना आत्मसम्मान के साथ जी रही हैं। अरे बात करते करते तो समय का पता ही नहीं चला। अच्छा चल जानकी, कल मिलते हैं। और इतना कह प्रभा वहां से चली गई। लेकिन उसकी कही गई सारी बातें जानकी जी के दिलों और दिमाग को झकझोर रही थी। घर पहुंचने के बाद जानकी जी सोचने लगी, मैं भी तो दिन भर अकेली ही घर पे बैठी रहती हूँ। कुछ करना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, लेकिन इस काम के लिए तो मेरे बेटे बहुएं कोई भी साथ देने वाले हैं नहीं, और बहू तो पोते पोतियों को मेरे पास भटकने आने देना भी नहीं चाहती है। लेकिन अचानक ही उनके मन में कुछ विचार आया और उनके चेहरे पर एक चमक सी आ गई। फिर फोन कर उन्होंने प्रभा से उसके यहाँ आने की बात की और फिर प्रभा से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच गई। प्रभा, बरसों पहले मैं सिलाई बुनाई का काम किया करती थी, जिससे मुझे कुछ इनकम भी हो जाया करती थी। लेकिन बाद में बेटों के मना करने पर मैंने वो काम छोड़ दिया। तुम्हारी बातों से प्रेरित हो मैं भी अपना एक YouTube चैनल खोलना चाहती हूँ, जिसमें मैं कढ़ाई बुनाई सिखाना चाहती हूँ, स्वेटर के नए नए डिजाइन सिखाना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए मेरे पास इससे संबंधित कोई भी उपकरण और जानकारी नहीं है। क्या तुम मेरी YouTube चैनल खोलने में मदद कर सकती हो? तो मुस्कुराते हुए प्रभा ने उत्तर दिया, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ, क्यों नहीं। यह काम तो तुम भी किसी भी समय से शुरू कर सकती हो। मैं तो कहती हूँ आज से ही और अभी से ही शुरू कर देते हैं। बस इतना कहने की ही देर थी कि प्रभा ने जानकी जी का एक YouTube चैनल खोल दिया।
प्रभा जानकी जी के वीडियो बनाने से लेकर अपलोड करने तक में मदद करने लगी। शुरू में तो जानकी जी को कैमरा फेस करने में थोड़ी झिझक हो रही थी, लेकिन एक दो वीडियो बनाने के बाद उनकी वो झिझक भी चली गई। वो हर दिन प्रभा के घर जाकर के वीडियो बनाती और अपलोड करती, लेकिन शुरुआती के 10-15 वीडियो में महज 20-25 व्यूज ही आते। इतना मेहनत करने के बाद भी व्यूज नहीं आने पर उनका दिल टूट गया। उनका आत्मविश्वास जवाब देने लगा और उन्होंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। और तकरीबन 6-7 दिनों से वे वीडियो बनाने नहीं जा रही थी कि तभी प्रभा का फोन आया और उसने बताया कि जानकी, तेरा एक वीडियो वायरल हो चुका है। उस पर तकरीबन 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। यह सुन उनका दिल खुशी से झूम उठा और फिर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया और उनका एक के बाद एक वीडियो वायरल होने लगा। अब उनके हुनर को एक नई पहचान मिलने लगी थी। अब वो वीडियो एडिटिंग, वीडियो अपलोड जैसे सारे काम खुद से करने लगी थी और 2.5 महीने के अंदर ही उनको अपना पहला पेमेंट मिला। उस पैसे से उन्होंने सबसे पहले अपने लिए एक बढ़िया सा कैमरे वाला मोबाइल खरीदा और कुछ जरूरी उपकरण को ले जैसे ही वो घर पहुंची और अपने कमरे में रखने लगी, वैसे ही उनकी बहू की नजर उन सब चीजों पर पड़ी। उनकी बहू आश्चर्य भाव से कभी उनको तो कभी उनके सामान को देखे जा रही थी। कुछ ही समय में उसे आभास हो गया कि यह सब क्या है और वो चिल्ला कर कहने लगी कि अब समझ में आया कि आप दिन भर कहाँ चली जाती थी। कितना कुछ उनकी बड़ी बहू सविता कहे जा रही थी, लेकिन जानकी जी इन सब बातों को नजरअंदाज कर अपने वीडियो बनाने के काम में लगी रही। अपने कमरे का दरवाजा बंद कर वीडियो बनाने लगी। उधर छोटी बहू शिखा को भी उसकी एक सहेली ने फोन कर बताया कि तुम्हारी सास ने तो यूट्यूब पर धमाल मचा के रखा हुआ है। तो उसे कुछ समझ न आया और जब उसने यूट्यूब चैनल खोलकर देखा तो वो तो भौचक्का ही रह गई। जानकी जी ने आज खुद अकेले में वीडियो बनाई थी, इसलिए आज वो आत्मसम्मान से भर चुकी थी। लेकिन जैसे ही वीडियो बनाकर उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो दोनों बेटे और बहुएं सामने खड़े थे। जानकी जी को देखते ही उन पर बरस पड़े, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने माँ? बस यही दिन देखने के लिए बचा है? क्या तुम्हें तुम्हारी बहुएं खाना नहीं देती या किसी चीज की कमी की है हमने? इस उम्र में जब लोग राम नाम का जाप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तब तुम यह सब कारनामे कर रही हो। अपने छोटे बेटे की बात सुन जानकी जी ने कहा, ये जो काम मैं कर रही हूँ बेटा, यह मैं अपने बरसों पुराने शौक को पूरा करने के लिए कर रही हूँ। अगर इस काम से मेरे शौक पूरे हो रहे हैं, मुझे एक नई पहचान मिल रही है, तो इसमें हर्ज की ही क्या बात है। इतना सुनना था कि बड़ी बहू झल्लाते हुए बोली, आपने तो माँ जी जैसे अपना मन ही बना लिया है कि हम लोगों को कहीं अपना मुंह दिखाने के लिए ना छोड़ेंगी। बड़ी बहू का इतना कहना था कि बड़े बेटे ने भी अपना आदेश सुना दिया कि अगर आपको माँ इस घर में रहना है तो यह सब नौटंकी बंद करनी पड़ेगी। जिन बहुओं की कभी आपस में बनती ना थी, एक दूसरे का चेहरा कभी देखना पसंद नहीं करती थी, आज वह एकजुट खड़े हो सभी अपना फरमान सुनाए जा रहे थे। लेकिन आज जानकी जी चुपचाप सुनने वाली कहाँ थी। उन्होंने भी दमदार ऊंची आवाज में अपना पक्ष रखना शुरू किया। बहुत हो गया तुम लोगों का, अब जो मैं बोलती हूँ उसे कान खोलकर सुन लो। आज तक तुम लोग जो मेरी दुर्गति कर रहे थे, मैं चुपचाप सहे जा रही थी, पर अब नहीं। क्या पता था जिस औलाद को मैं और तुम्हारे पिताजी ने इतनी नाजों से पाला, वो औलाद आज मेरा यह हाल कर देगी। तुम्हारे पिताजी क्या गए, तुम लोगों ने मुझे एक भिखारी से कम न रखा। महीने की पहली तारीख को लात मार के निकाल दिया जाता था। 2 वक्त की रोटी भी किसी भिखारी को भीख में दिए गए रोटी से ज्यादा न होती। और तुम जो यह बात पूछते हो कि क्या कमी रखी है तुमने, तो सुनो, मैं जिसके पास रहती हूँ वहाँ मैं अपनी सारी पेंशन देती हूँ,
लेकिन तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए मैंने कुछ पैसे क्या मांगे, तुम लोगों पर तो पहाड़ी टूट पड़ा। पैसा देने से मना किया सो अलग, ऊपर से ना जाने कितनी जली कठी मुझे सुना दी। अरे बूढ़ी हो गई हूँ, पर इच्छाएं तो नहीं मरी। अरे मेरा भी मन करता है बाहर जाने का। तुम्हारे बाबूजी क्या गए, तुमने तो तुरंत ही इस घर का बंटवारा कर दिया। मकान का बंटवारा तो किया, लेकिन साथ ही साथ मेरा भी बंटवारा कर दिया, किसी निर्जीव वस्तु की तरह। एक बार मुझसे पूछना भी ना उचित समझा कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं। तुम लोगों ने मकान का बंटवारा कुछ ऐसे किया कि मेरे रहने के लिए भी कोई जगह ही ना छोड़ी। उस समय मैं कुछ ना बोल पाई, लेकिन आज मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब मेरे इस मकान में मुझे भी अपना एक हिस्सा चाहिए। अब मुझे मेरे लिए 2 कमरे चाहिए, एक कमरा जिसमें मैं रहूंगी और दूसरा कमरा जिसमें मैं वीडियो बनाया करूंगी, और एक रसोई घर जहां मैं खाना बनाने वाली एक कुक रखूंगी। तुम लोग के यहाँ अगर एक दिन भी ज्यादा हो जाए तो दूसरे दिन एक कप चाय भी नसीब ना होता है। लेकिन अब बहुत सह लिया मैंने और बहुत तकलीफ दे लिया तुमने, पर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इतना कहना था कि दोनों बहुएं जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हम अपने हिस्से का कमरा आपको नहीं दे सकते। इस पर बेटे कुछ बोलने ही जा रहे थे कि जानकी जी ने फिर एक कड़क आवाज में जवाब दिया, शुक्र मनाओ, मैं तुम लोगों को इस घर से निकाल नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई किंतु परंतु तुम लोगों के मन में है तो तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध इस घर से जा सकते हो। अब मैं अपने खर्चे स्वयं उठाऊंगी। अब मुझे मेरे अपने जीवन में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। आज जानकी जी बोले जा रही थी और उनके बेटे बहुएं आवाज से खड़े थे। सभी उनकी बातें सुन हैरान थे। उन्होंने कभी कल्पना तक ना किया था कि ऐसा भी दिन उन्हें देखना पड़ेगा। आज जानकी जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक, आत्मविश्वास और संतुष्टि के भाव थे। आज किसी का मजाल नहीं था कि उनके फैसले के विरुद्ध कुछ बोल सके। सभी अपना सा मूल्य चुपचाप खड़े थे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।